गौरव के हिसाब से अर्पिता बनारस में थी, इसलिए वो घर पर रसोई और रसोई के सामानों से जूझ रहा था। अर्पिता ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन बना रही थी, तभी गौरव का फोन आया। अर्पिता के फोन उठाते ही गौरव बोला, अर्पिता, ये सारे गरम मसाले कहाँ रखे हैं? अर्पिता बोली, तुमने हमारा नंबर कस्टमर केयर के नाम से सेव किया हुआ है क्या? जब भी फोन करते हो कोई सवाल ही पूछना होता है तुम्हें, कभी कोई और बात भी कर लिया करो। वैसे ये गरम मसालों से क्या पकवान बना रहे हो आज? और एक सेकंड, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए आज? गौरव बोला, मुझ में तुमसे बहस करने की एनर्जी नहीं है। ठंड लग गई है इसलिए काढ़ा बना रहा था। बॉडी पेन था इसलिए ऑफिस में नहीं गया। अब जल्दी बता दो कहाँ रखा है सब? अर्पिता ये सुनकर परेशान हो गई। वो बोली, सॉरी, सब सामान ना फ्रिज के ऊपर वाली अलमारी में रखा है। बहुत तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? तुम्हें काढ़े की रेसिपी पता है क्या, या मैं बताऊं? गौरव बोला, मैंने मम्मी से पूछ ली थी रेसिपी, और काढ़ा पीकर सही हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी ठंड लगी है, कल सुबह तक तो सही हो जाऊंगा। चलो रखता हूँ फोन। ओके? अच्छी। अर्पिता बोली, ठीक है, टेक केयर, और कोई जरूरत है तो फोन करना। हाँ, मैं शीना को बोल दूंगी हेल्प के लिए। गौरव ने ठीक है कहा और फोन रख दिया। अर्पिता बोली, कैसी मजबूरी है, हम यहाँ होते हुए भी गौरव के पास नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, रात को फोन करके पूछ लेंगे एक बार। अभी तो प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है, और उस बनवारी सिंह को भी तो फोन करना है। आज ऐसा जाल फेंकेंगे कि उसे फंसना ही पड़ेगा। अगले दिन अर्पिता बनवारी सिंह को फोन लगाई रही थी, तभी उसका खुद से फोन आ गया। अर्पिता खुद से बोली, ये मछली तो बड़ी भूखी निकली, चारे के लिए खुद ही कांटे में फंसी आ रही है। वैसे हमारे लिए तो बढ़िया ही है। अर्पिता ने फोन उठाया और बोली, हेलो, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बनवारी सिंह बोला, नमस्ते मैडम, मैं बनवारी सिंह बोल रहा हूँ। अर्पिता ने उसे ना पहचानने का नाटक किया और बोली, नमस्ते, बोलिए क्या समस्या है आपकी? बनवारी सिंह ने कहा, मैडम कल बताई तो थी आपको अपनी समस्या, वो 4 बेटियों वाली। अर्पिता बोली, हाँ, माफ कीजिएगा, दिन भर में इतने फोन आते ना कि एकदम से ध्यान नहीं आता। मैंने आपकी समस्या के बारे में अपने साथियों से बात की थी। देखिए 3 उपाय हैं हमारे पास, आप कहीं तो बताओ। बनवारी सिंह झट से बोला, जी मैडम बताइए ना, वही जानने के लिए तो फोन किया है। अर्पिता ने कहा, देखिए एक तरीका तो यह है कि आप लक्ष्मी प्राप्ति का यज्ञ करवा सकते हैं। हमारे कुछ विद्वान पंडित हैं जो ये यज्ञ करवाते हैं। बहुत कारगर है ये उपाय, लेकिन इस तरीके से पैसे आने में ना थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र को खुश करना एक रात का तो काम है नहीं। और दूसरा उपाय थोड़ी मेहनत वाला है, इसमें तो आपको हमें कोई फीस भी नहीं देनी होगी। इससे हमारी संस्था का भी फायदा होगा, इसलिए हम फीस नहीं लेते हैं। आपको हमारे साथ हमारी संस्था के लिए काम करना होगा। काम मेहनत वाला है, लेकिन पैसे इतने मिलते हैं जितने कहीं और नहीं मिल सकते। बनवारी सिंह ने पूछा, और तीसरा उपाय? अर्पिता बोली, बनवारी सिंह जी, ये जो तीसरा उपाय है ये सबसे तेज और आसान है, पर इसके साथ एक ही परेशानी है। बनवारी सिंह बोला, वो क्या? अर्पिता ने कहा, आपको अपनी बेटियों से दूर रहना पड़ेगा। दरअसल होता यह है ना कि बड़े बड़े शहरों में कई घरों में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं, और अक्सर पति और पत्नी दोनों घर के बाहर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए कोई विश्वसनीय इंसान चाहिए होता है। इसलिए ज्यादातर लोग 14-15 साल की लड़कियों को इस काम के लिए रखते हैं, और बदले में उन्हें इस काम के पैसे देते हैं, और साथ ही उन्हें बिल्कुल घर के सदस्य की तरह रखा जाता है। इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसी लड़कियों की मांग इतनी ज्यादा है कि अमीर लोग उनके काम के लिए कितनी भी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। 1 साल के 3-4 लाख रुपए तक दे देते हैं। बनवारी सिंह हैरान होकर बोला, 3-4 लाख रुपए? इस काम में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अर्पिता बोली, गड़बड़ का कोई सवाल ही नहीं है। जो परिवार हमसे काम के लिए लड़कियां लेने आते हैं, हम उनकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। हमारे पास आज तक किसी भी लड़की या उसके परिवार की कोई शिकायत नहीं आई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी समय अपनी बेटी के पास जाकर उसका हाल चाल पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत लगे तो हाथों हाथ बेटी को साथ भी ला सकते हो। पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर ऐसी नौबत आती ही नहीं है। वहाँ आपकी बेटी उस बच्चे की बड़ी बहन ही होती है, और सब लेन देन एकदम पारदर्शी तरीके से होता है। इसलिए तो हमारे काम में पुलिस का भी कोई चक्कर नहीं है, बल्कि हमारी संस्था की पुलिस से इतनी अच्छी पहचान है ना कि आपको कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। बनवारी सिंह काफी देर खामोश रहा तो अर्पिता सोचने लगी, इस लालची आदमी को पैसों के नाम से हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? बोल क्यों नहीं रहा है? फिर वो बोली, क्या हुआ बनवारी सिंह जी, बताइए कौन सा उपाय सही लगा आपको? बनवारी सिंह धीमी आवाज में बोला, तीनों ही उपाय काम के नहीं है मैडम। अर्पिता बोली, अरे क्या हुआ बनवारी सिंह जी? माना शुरू के 2 उपायों में सब्र की जरूरत है, पर तीसरे में क्या दिक्कत है? कोई गलत काम तो नहीं है ना? फिर क्या परेशानी है? बनवारी सिंह दुखी होकर बोला, मैडम उपाय तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटियों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहा, पर कम से कम कोई और तो देगा। लेकिन मेरी एक ना मजबूरी है जिसके चलते मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अर्पिता को लगा कि बात उसके हाथ से निकल रही है। वो बोली, पैसा ना होना ही गरीब आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी होता है। ऐसे में 4 लाख रुपए घर बैठे मिल जाए तो सब सही हो जाता है। अगर आपको अपनी मजबूरी बताने में संकोच ना हो तो हम शायद आपकी मदद कर पाए, बाकी तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। बनवारी सिंह ने हिचकिचाते हुए कहा, अब मैडम मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मुझ पर कर्जा इतना था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने मेरी बेटी की शादी भैरव सिंह नाम के आदमी से तय कर दी, क्योंकि वो बदले में 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। अब मैं मुकर नहीं सकता, क्योंकि उस भैरव सिंह की पुलिस वालों से जान पहचान है। मेरे मना करने पर उन्होंने कहीं मुझे पुलिस को पकड़वा दिया तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा मैडम। अर्पिता बोली, बनवारी सिंह जी आपको भी पता है कि आपने किया तो गलत है, पर मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। इसलिए आपकी बेटियों के भविष्य की खातिर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हम आपकी बेटियों के लिए अच्छे परिवार ढूंढ लेते हैं जो उनके काम के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार हो। साथ ही मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी बात कर लेती हूँ, जिससे लड़के वाले आपको परेशान न कर पाए। बनवारी सिंह बोला, अभी सिर्फ एक परिवार ही ढूंढिएगा मैडम, अगर जरूरत होगी तो मैं बाद में बता दूंगा। और ये काम आपको आज में करना पड़ेगा, क्योंकि शादी कल ही है। अर्पिता ये सुनकर परेशान हो गई। वो बोली, क्या कल? अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज ही कोई परिवार ढूंढती हूँ। आप बताइए शादी के समय और कहाँ है? बनवारी सिंह ने कहा, दोपहर 12 बजे गांव के बाहर एक स्कूल की पुरानी इमारत है, वहाँ कोई नहीं आता जाता, वहीं शादी होगी। पर आप शादी कैसे रुकवाएंगी मैडम? अर्पिता ने कहा, हमारे लोग कल सुबह ही आपके घर पहुंच जाएंगे और आपकी बेटी को ले जाएंगे। भैरव सिंह को आप बोलना कि आपकी बेटी भाग गई है, और आप भी उसे ढूंढने का नाटक करना, आगे हम संभाल लेंगे। बनवारी सिंह ने हाँ कहकर फोन काटा तो अर्पिता ने झट से कमला दीक्षित को फोन लगा दिया और सारी बात बताई। वो बोली, मैम बस जैसा मैंने आपसे कहा है ना वैसा ही कर दीजिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार रहिएगा। अर्पिता ऑफिस से घर पहुंची तब उसे याद आया कि उसे गौरव से उसकी तबीयत भी पूछनी थी। उसने गौरव को फोन लगाया, लेकिन गौरव ने फोन नहीं उठाया। अर्पिता खुद से बोली,
सो गया होगा, अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कल सुबह करती हूँ फोन। सुबह अर्पिता ऋत्विक के साथ ऑफिस तो पहुंची, लेकिन उसे जल्दी ही वहां से निकलना भी था, इसलिए उसने सोनाली से मदद मांगी। सोनाली, मैं सीमा के गांव जा रही हूँ, कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तबीयत थोड़ा खराब थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने गई हूँ। अभी जाकर सागरिका को बोला कि तबीयत खराब है तो 100 सवाल पूछकर सच में तबीयत खराब कर देगी, और ऋत्विक तो साथ में ही डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। हाँ, इसलिए तुम संभाल लेना, ओके? अभी निकलती हूँ मैं, बाय। अर्पिता जल्दी से ऑफिस से निकली और बाहर जाकर कमला दीक्षित से मिली। कमला बोली, ये लो जो तुमने कपड़े मंगाए थे, और परिवार के रूप में हमारे लोग भी बनवारी सिंह के घर पहुंचने ही वाले होंगे। अर्पिता ने पास की कॉफी शॉप में अपने कपड़े बदले और लहंगा चोली पहन लिया। उसने बनवारी सिंह को कोयल के नंबर से फोन लगाया और बोली, आपकी बेटी को साथ ले जाने वाला परिवार बस पहुंचता ही होगा, और मैं और मेरे साथी भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। हम लोगों की नजर से खुद को बचाने के लिए अपना मुंह घूंघट से ढककर रखेंगे। आप चिंता मत करिए, हम भैरव सिंह को आपका बाल भी बांका नहीं करने देंगे। अर्पिता और कमला जब बनवारी सिंह के घर पहुंचे तो सीमा को साथ ले जाने के लिए एक आदमी और औरत भी वहां पहुंचे। अर्पिता थोड़ा आवाज बदलकर बनवारी सिंह से बोली, यही वो लोग हैं जो आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। आप सवाल पूछकर तसल्ली कर लीजिए और सीमा को बाहर बुला लीजिए। बनवारी सिंह ने सीमा को आवाज लगाई और फिर उसके बाहर आने के बाद अर्पिता से बोला, मैडम आप लाई हैं, इन्हें तो सब ठीक ही होगा, क्या सवाल जवाब करें इनसे? पर पैसे कब मिलेंगे मैडम? पैसे मिलने के बाद ही मैं अपनी बेटी सीमा को सौंपूंगा इन्हें। कमला दीक्षित ने अपने साथ आए आदमी को इशारा किया तो उसने पैसों से भरा बैग बनवारी सिंह को पकड़ा दिया। अर्पिता बोली, पूरे 4 लाख हैं, देख लीजिए। बनवारी सिंह ने बैग खोलकर देखा और खुश होते हुए कहा, ले जाइए मैडम सीमा को, बेटा जा इनके साथ जा। सीमा बहुत घबराई हुई थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। बनवारी सिंह उसे आंख दिखाकर बोला, जा। सीमा इतना डरी हुई थी कि वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अर्पिता मन में बोली, बनवारी सिंह बच्ची को आंख दिखा रहा है, हाँ तेरा हिसाब तो बाद में क्लियर करती हूँ, पहले सीमा को यहाँ से भेजू तो सही। लेकिन कैसे? अब कैसे निकालेगी अर्पिता सीमा को घर से सुरक्षित? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अर्पिता सीमा को किसी सेफ जगह पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सीमा इतना डरी हुई थी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मनाए। वो झुंझला कर बोली, बनवारी सिंह जी आप जाओगे तब कुछ होगा ना? बनवारी सिंह हैरान होकर अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता बोली, वो मेरा मतलब था अंदर जाकर अच्छे से पैसे छिपा कर रख दो, अगर भैरव सिंह यहाँ आ गया तो आपके पैसे चले जाएंगे, सीमा को मैं देखती हूँ। बनवारी सिंह ये सुनकर जल्दी से पैसे लेकर अंदर चला गया। उसके जाते ही अर्पिता सीमा से बोली, सीमा मैं कोयल हूँ, वो कोयल मल्होत्रा शो वाली, तुमने मुझे फोन किया था ना? अभी तुम अंकल आंटी के साथ चली जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें, डरना मत, ओके? इनके साथ बिल्कुल सुरक्षित हो तुम। कोयल का नाम सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बिना देर किए अर्पिता के साथ आए लोगों के साथ वहां से निकल गई। बनवारी सिंह बाहर आया और वो सभी लोग शादी वाली जगह के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर अर्पिता बोली, भैरव सिंह के यहाँ पहुंचने के बाद उसे बोला कि सीमा भाग गई है। बनवारी सिंह बोला, मैडम गुस्से में मेरा सिर काट देगा, वो हमेशा तलवार रखता है साथ में, अभी फोन पर उसे बताकर भाग चलते हैं यहाँ से। अर्पिता बोली, अभी तो बच जाओगे, फिर बाद में आपको ढूंढकर वो कुछ करेगा तो क्या करोगे फिर? उसे आने दो, आज उसका फुल एंड फाइनल हिसाब कर ही देंगे। थोड़ी ही देर बाद भैरव सिंह सच धज कर 3-4 आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो वो बनवारी सिंह का चेहरा देखकर बोला, तेरी बीवी भाग गई क्या, जो अपनी बेटी की शादी के दिन भी ऐसे मुंह लटका कर खड़ा है? और ये इतनी सारी औरतें कहां से ले आया? बनवारी सिंह डरते हुए बोला, ये सब औरतें घर में खास मेहमान है, पर एक दिक्कत हो गई भैरव सिंह जी, मेरी बेटी भाग गई, मैं खुद उसे कब से ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रही वो। भैरव सिंह गुस्से में बोला, बनवारी सिंह यो क्या मजाक लगा रखा है तूने? एक पिद्दी सी छोरी नहीं संभाली गई तुझसे? चल तू एक काम कर, हमारे पैसे लौटा और फिर ढूंढता रहे अपनी बेटी को, मने फ्री कर। भैरव सिंह अपने आदमी को बोला, भोले मैं चलता हूँ, तू पैसे लेकर आ जाइयो, और पैसे ना मिले तो तने पता है क्या करना है। अर्पिता खुद से बोली, बाबा जी अभी पुलिस की टीम को पहुंचने में 5 मिनट है, तब तक इसे रोकना पड़ेगा वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। अर्पिता बोली, रुको भैरव सिंह जी, मैं ऐसे बोल रही थी कि लड़की तो भाग गई, आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे, पर आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया है जी, कुछ खा लीजिए। भैरव सिंह बोला, यो कौन बोला रे? अर्पिता ने धीरे से अपना हाथ ऊपर किया। भैरव सिंह ने बनवारी सिंह से पूछा, यो कौन है बनवारी, जिसको ऐसे समय में भी खातिरदारी सूझ रही है? बनवारी कुछ बोलता उससे पहले अर्पिता बोली, मैं सीमा की बड़ी बहन हूँ जी। भैरव सिंह ने जैसे ही ये सुना उसके हाव भाव बदल गए। भैरव सिंह अचानक से आगे बढ़ा और उसने अर्पिता का घूंघट हटा दिया। अर्पिता का चेहरा देखकर बनवारी सिंह भौचक्का रह गया। वो बोला, तू तो वही है जो उस दिन जनगणना के लिए आई थी। भैरव सिंह जी ये लड़की फंसा रही है हमको। ये सुनकर भैरव सिंह ने झट से अपनी तलवार निकाली और अर्पिता को पकड़कर उसकी गर्दन पर रख दी। उसके सभी आदमियों ने अर्पिता के बाकी सभी साथियों और बनवारी सिंह को भी पकड़ लिया। भैरव सिंह बोला, सच बता कौन है तू लड़की? बनवारी सिंह तू तो बोला था तेरी खास मेहमान है यो, क्या चल रहा है यहाँ? बनवारी सिंह बोला, मुझे नहीं पता था कि घर वालों के भेस में ये है। भैरव सिंह जी ये लड़की जरूर पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। अर्पिता बोली, बनवारी सिंह रंग बदलने में तो तूने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी 5 मिनट पहले तक तो भैरव सिंह को जेल भिजवाने के लिए तैयार था, इसलिए अपनी बेटी को पहले ही भगा दिया। बनवारी सिंह अपनी पोल खुलती देख घबरा गया और बोला, भैरव सिंह जी यकीन मत करना इस लड़की का, ये तो यहाँ आई ही इस इरादे से है कि सब बिगाड़ सके। मेरी बात पर विश्वास करो, इसने सब मुझसे धोखे से करवाया है। भैरव सिंह चिल्लाया, तेरे महारे से ज्यादा कौन जाने है बनवारी सिंह, धोखे की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तूने तो पीछे के लिए अपनी बेटी तक को बेच दियो। अरे मैं कौन सा तेरा सगा हूँ? बनवारी सिंह को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, मैंने शादी की थी उनकी, बेचा नहीं था। तूने खुद आगे से बढ़कर पैसे दिए मेरी सारी बेटियों के, मैं नहीं आया था मांगने। मेरी बेटियों के लिए दूल्हे तू लाया था। अर्पिता खुद से बोली, वेरी गुड, दोनों ससुर दामाद ऐसे ही एक दूसरे की धोती उतारते रहो, हमें टाइम मिल जाएगा। पर ये पुलिस वाले क्यों नहीं आए अब तक? खुद को हिंदी पिक्चर के पुलिस वाले समझ रहे हैं क्या, जो एंड में सिर्फ हैंड्स अप आप पुलिस की गिरफ्त में है बोलने के लिए आएंगे? यहाँ कोई हीरो भी नहीं है हमें बचाने के लिए। पुलिस आए तब तक कहीं हम भैरव सिंह की तलवार का शिकार न बन जाएं बाबा जी। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, ए बनवारी सिंह कोई शादी ना की मैंने तेरी बेटियों से, वो तो बस दिखावा था।
तेरी तीनों बेटियों को बेच दिया मैंने यहाँ से ले जाकर, अब इस लड़की को भी अपने साथ ले जाकर बेचूंगा। भैरव सिंह जबरदस्ती अर्पिता को खींचकर ले जाने लगा। अर्पिता बोली, ऐसे क्या देख रहा है बनवारी सिंह? तेरी बेटी को बचाया था मैंने, कुछ तो कर। बनवारी सिंह ने दम लगाकर खुद को भैरव सिंह के आदमी की पकड़ से छुड़ाया और तेजी से भैरव सिंह की तरफ दौड़ा। भैरव सिंह ये देखकर चौंक गया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बनवारी सिंह उस पर कूद गया। इस कूद फान में अर्पिता को भैरव सिंह की तलवार से कटने पर हाथ से खून आने लगा। फिर वो धक्का खाकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसकी सर पर चोट लग गई। अर्पिता बनवारी सिंह को इस तरह लड़ता देख अपना हाथ पकड़कर दर्द में कराते हुए बोली, मेरा हाथ, चलो गर्दन बच गई। लेकिन अचानक से इस बनवारी सिंह में टार्जन की आत्मा कहां से आ गई? वहां दोनों की लड़ाई चल रही थी कि तभी कई सारे पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से भैरव सिंह, उसके आदमियों और बनवारी सिंह को पकड़ लिया। अर्पिता ने ये देखकर चैन की सांस ली। पुलिस भैरव सिंह को ले जाने लगी तो उसने घूर कर अर्पिता को देखा और बोला, तो मैं बताऊंगा छोरी। पुलिस वालों ने भैरव सिंह को एक चांटा लगाया और उसे ले जाते हुए बोला, एनर्जी बचा थोड़ी, थाने में पुलिस बहुत सवाल पूछेगी, वहां बताना। अर्पिता बनवारी सिंह की तरफ मुड़ी और बोली, बनवारी सिंह, आत्मज्ञान बहुत देरी से हुआ तुझे, जल्दी हो जाता तो तेरी बेटियां भी बच जाती। हाँ, अभी ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तूने जो मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू बोलूं या जो ये सब कांड किए हैं उसके लिए 2 चांटे लगाऊं? बनवारी सिंह रोते हुए बोला, मैंने जो किया उसकी तो जितनी सजा मिले जी कम है। आपने सीमा को बचाकर उपकार किया मुझ पर, मेरी बाकी तीनों बेटियों को भी ढूंढो मैडम जी, और मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? अर्पिता ने कमला की तरफ देखा तो कमला बोली, बनवारी सिंह, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और सीमा की चिंता तुम मत करो। सीमा को हम महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ भेज रहे हैं। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा वही लोग उठाएंगे और वही संस्था तुम्हारी पत्नी और माँ को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तुमने जो अभी बहादुरी दिखाई है उसके लिए मैं कोर्ट से बोलूंगी कि तुम्हारी सजा कुछ कम कर दे। आशा करती हूँ तुम जब अपनी सजा काट कर आओगे तब अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करोगे। बनवारी सिंह ने हाथ जोड़े और पुलिस के साथ चला गया। कमला ने अर्पिता को संभाला और बोली, कोयल, तुम्हें चोट लगी है, चलो पहले बैंडेज करवा लेते हैं। अर्पिता बोली, मैं ठीक हूँ मैम, पहले सीमा से मिल लेते हैं, फिर देखेंगे बाकी सब। अर्पिता सीमा के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, सीमा, डरने की कोई बात नहीं है, अब सब सही है। ये आंटी है ना, इनके साथ जाना है तुम्हें, वहाँ सब लोग तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें पढ़ना है ना, ये तुम्हें पढ़ाएंगे भी, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। अच्छा ये बताओ, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो तुम? सीमा बोली, बहादुर, बिल्कुल आपके जैसी। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, वो तो तुम पहले से ही हो। उस दिन अगर तुम फोन करने की हिम्मत नहीं दिखाती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। सीमा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से मत डरना। सीमा मुस्कुराई। सीमा के जाने पर अर्पिता कमला दीक्षित से बोली, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हमने इतने मुश्किल काम को कर दिखाया। पर मैम प्लीज, इस मैटर में कहीं भी मेरा या रेडियो मस्ती का नाम नहीं आना चाहिए। मुझे अपनी वजह से बाकी लोगों को परेशानी में नहीं डालना है। कमला बोली, ठीक है। और कोयल, ये सब टीम वर्क का नतीजा है, मैं भी अकेले ये सब नहीं कर पाती। आगे भी तुम्हें जब भी मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो, बेझिझक मुझे याद कर लेना। अर्पिता ने कमला को गले लगाया और बोली, वो तो अभी चाहिए मैम, मेरी मरहम पट्टी करवा कर आप मुझे मेरी ऑफिस छोड़ दीजिए, बहुत लेट हो गया है। और रास्ते में लेट होने का कुछ अच्छा सा बहाना भी बना दीजिएगा, ऑफिस में बहुत डांट पड़ने वाली है आज। कमला हंसते हुए बोली, इसके लिए तो मुझे मेरे हस्बैंड को फोन करना पड़ेगा, उनका रोज का काम है ये। ऑफिस लौटती हुई अर्पिता सोच में डूबी थी। आज तो अच्छा खासा एडवेंचर हो गया, एकदम किसी पिक्चर के सीन जैसा था सब कुछ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वो तो किस्मत अच्छी थी बाबा जी जो कम में नहीं पड़ गए, वरना आज तो ऊपर पहुंचने का पूरा इंतजाम हो चुका था। पर सीमा ठीक है ये सोचकर ही दिल बाग बाग हो रहा है, अगर ऋत्विक और सागरिका की बात मानकर कुछ ना करती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते हम। थैंक यू बाबा जी, सब सही से हो गया, बस अब ऑफिस में भी सब ठीक हो। वैसे ठीक ही लग रहा है, सोनाली का कोई मैसेज नहीं आया है, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चोट के लिए बोल देंगे कि डॉक्टर के यहाँ से आते टाइम गिर गए थे, तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, सिंपल। जब तक अर्पिता ऑफिस पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। सीमा का मामला खुशी खुशी सुलझ जाने की वजह से वो बहुत खुश थी। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग रूम में पहुंची, आलोक अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, कहाँ थी दिन भर? सागरिका ने तुझे आते अपने कैबिन में आने के लिए कहा है, काफी गुस्से में है वो। अर्पिता हंसते हुए बोली, सागरिका ने बुलाया है, वो भी गुस्से में, फिर तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाना पड़ेगा। अर्पिता बाहर निकलने लगी तो आलोक ने उसकी चोट देखकर पूछा, ये चोट कैसे लगी तुझे? अर्पिता सब ठीक है ना? अर्पिता मुस्कुराकर बोली, कोई खास चोट नहीं है, और सब ठीक है या नहीं ये तो मुझे वहां जाकर ही पता चलेगा। कहीं सागरिका को सब पता तो नहीं चल गया? अगर हाँ तो अब क्या धमाका होगा सागरिका के कैबिन में? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अर्पिता सीमा को बचाने के लिए उसके गांव गई थी और ये बात सिर्फ सोनाली को पता थी। वहां अर्पिता को काफी चोट लगी और ऑफिस पहुंचने में उसे शाम हो गई। जब वो रिकॉर्डिंग रूम में गई तब आलोक ने उसे बताया कि सागरिका बहुत गुस्से में है और उसने अर्पिता को आते ही अपने कैबिन में बुलाया है। अर्पिता सागरिका के कैबिन में घुसी तो वहां ऋत्विक, राज और सोनाली भी मौजूद थे और माहौल जरा सीरियस था। अर्पिता की चोट देखकर ऋत्विक टेंशन में आ गया, लेकिन वो कुछ पूछता उससे पहले ही सागरिका बोली, अरे भाई सब वेलकम करो इनका, मैडम अपनी बहादुरी के मेडल्स लाई हैं। अर्पिता समझ चुकी थी कि सागरिका को सब पता चल गया है। उसने ऋत्विक की तरफ देखा तो ऋत्विक की आंखों में भी उसे कई सारे सवाल नजर आए। सागरिका गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, डैम इट अर्पिता, इस ऑफिस और जॉब को मजाक समझ रखा है तुमने। लाख मना करने पर भी इस बार भी तुमने वही किया जो तुम्हारा मन चाहा। तुम्हें कंपनी की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है, हमेशा लाइमलाइट में बने रहने का इतना शौक क्यों है तुम्हें? धोखे में रखा है तुमने हमें। वो तो सोनाली ने हमें सब बता दिया, वरना हमें तो कानों कान खबर नहीं लगती तुम्हारी हरकतों के बारे में। अर्पिता ने सोनाली की तरफ देखा तो सोनाली ने उदास चेहरा बना लिया। अर्पिता बोली,
सागरिका, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे करना ही पड़ा ये सब, और मैंने खुद के लिए नहीं किया कुछ भी। मैं किसी की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। एंड डोंट वरी, मैंने ये सब रेडियो मस्ती के नाम से नहीं किया है। मैंने तो वहाँ सबको मना किया कि रेडियो मस्ती का और मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। ये समझ लो कि ये मेरे ऑफिस से बाहर की पर्सनल लाइफ है, उसमें तो मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ ना। ऋत्विक और राज, तुम दोनों तो समझ रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ? राज बोला, दी और भाई एक बार इसकी पूरी बात तो सुन लेते, हमें तो पता भी नहीं है वहाँ क्या हुआ है। ऋत्विक ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सागरिका बोली, हाँ, ऋत्विक के साइलेंस ने जवाब दे दिया, और मुझे भी इसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी हालत देखिए तुम यार पिता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बदनाम कौन होता? रेडियो मस्ती। मैंने तुम्हें और तुम्हारे सब नाटकों को बहुत झेल लिया यार पिता, अब और नहीं। ऋत्विक, इसका टर्मिनेशन लेटर रेडी करो, और तुम अर्पिता यहाँ से अपना सामान समेट लो। अर्पिता बिना कुछ बोले कैबिन से निकली और सीधा ऑफिस से बाहर निकल गई। राज उसके पीछे पीछे गया। राज बोला, तेरे सिर पर ये जुनून क्यों सवार रहता है हमेशा? दी का पॉइंट गलत नहीं था, तुझे अगर सच में कुछ हो जाता तो? अर्पिता गुस्से में बोली, तो अच्छा होता, तेरी बहन का तो पीछा छूट जाता मुझसे। और तू ना मुझसे इतने सवाल मत कर, तेरी उस बेस्ट फ्रेंड उर्फ गर्लफ्रेंड उर्फ सोनाली से पूछ। मैंने मना किया था तो सबको बताने की क्या जरूरत थी? राज ने कहा, अरे तू इतनी देर तक नहीं आई ना तो टेंशन में आ गई थी वो, इसलिए सबको बताया उसने। अर्पिता बोली, हाँ, अच्छा, इतनी टेंशन में आ गई थी तो मुझसे फोन करके पूछती ना, नहीं तो मुझे बता तो सकती थी कि उसने बता दिया सबको कि मैं कहाँ हूँ। मैं तैयार तो होती इस ड्रामे के लिए कम से कम। पता नहीं क्या सोचकर विश्वास किया मैंने उस पर। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, जा रही हूँ मैं, और तू पीछे बताना मेरे, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अर्पिता तेज कदमों से वहां से निकल गई। अर्पिता ऋत्विक से नाराज थी, इसलिए राज उसे अपने साथ घर ले आया। घर के अंदर जाने पर जब मॉम ने अर्पिता की चोट देखी तो घबराकर बोली, अरे ये कैसे लग गई तुझे? राज, क्या हुआ अर्पिता को? अर्पिता बोली, आंटी वो ये। अर्पिता की बात बीच में ही काटकर राज बोला, मॉम ऑफिस की बिल्डिंग की सीढ़ियों से पैर फिसल गया था इसका, पर आप घबराओ मत, ज्यादा चोट नहीं आई है, और देखो बैंडेज भी करवा दिया है तो सब ठीक है। मॉम अर्पिता से बोली, पक्का तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी ना बेटा? ये ऋत्विक जरा भी ध्यान नहीं रखता तेरा। अर्पिता ने कहा, आंटी इसमें उसकी क्या गलती है, अब हर समय मेरे साथ तो नहीं रहेगा ना वो। मॉम बोली, फिर भी चल कोई बात नहीं, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए जूस भिजवाती हूँ। दादू आज निकलने वाले हैं ना, इसलिए बस जब वो जाए तब आ जाना। राज, इसे कमरे तक छोड़कर तो आ। कमरे में जाकर अर्पिता राज से बोली, आंटी को सच बताने में क्या दिक्कत थी? राज हाथ जोड़ते हुए बोला, तू रानी लक्ष्मीबाई है, मेरी मॉम नहीं, बेचारी हार्ट की पेशेंट है, सुनकर परेशान हो जाती। चल तू रेस्ट कर, जाता हूं मैं। राज जाने लगा तो अर्पिता बोली, अपने उन भाई बहनों को भी बता देना कि तूने मॉम से मेरी सीढ़ियों में गिरने की बात कही है, कहीं वो दोनों कुछ और बताकर रायता ना फैला दे। राज हाँ बोलकर चला गया। दादू के जाते समय सब उन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे पर आए। अर्पिता और ऋत्विक ने उनके पैर छुए तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, दोनों खूब खुश रहो। ऋत्विक, ध्यान रखना इसका, और पत्ते खेलना सिखा देना इसे, अगली बार आऊंगा तब चीटिंग नहीं चलेगी। अर्पिता हैरान होकर बोली, आपको पता था दादू? दादू बोले, और नहीं तो क्या, सब जगह नजर रहती है मेरी। चलो अब चलता हूँ मैं, अगली बार आऊंगा तब परदादा बनने की न्यूज चाहिए मुझे। अर्पिता ये सुनकर सक पका गई। ऋत्विक बोला, दादू आपकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है और चाचू भी तो वेट कर रहे होंगे ना आपका एयरपोर्ट पर। ऋत्विक और राज दादू को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट निकल गए और सब अपने अपने कमरों में। ऋत्विक वापस लौटा और कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का ग्लास था। उसे अर्पिता के पास रखते हुए बोला, हल्दी केसर का दूध है, पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। अर्पिता हंसते हुए बोली, दादू की बात को सीरियसली ले लिया क्या तुमने? कहीं तो मुझे परपोता देने की प्लानिंग तो नहीं करने लगे? ये केसर का दूध एंड ऑल। पता चला उन्हें खुश करने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक भी करना पड़ रहा है। हम नहीं करेंगे ये सब। ऋत्विक ने जब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अर्पिता बोली, मजाक कर रहे हैं, पर दूध की कोई जरूरत नहीं थी, हम ठीक है। ऋत्विक बोला, देखा था मैंने, दादू के पैर छूने लगी थी तब दर्द से कैसा मुंह बनाया था तुमने, बिना बहस किए पी लो अब इसे चुपचाप। अर्पिता दूध पीने लगी। ऋत्विक ने पूछा, कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें? अर्पिता बोली, बस हाथ पर तलवार से कटा था थोड़ा सा और सिर पर गिरने से चोट लग गई थी। ऋत्विक चौंक कर बोला, तलवार? इट्स डैम सीरियस अर्पिता, और तुम्हें लगा है कि हम बिना बात तुम्हारी चिंता कर रहे थे, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अर्पिता बोली, पर नहीं हुआ ना, हम ठीक हैं, तुम लोग ओवर रिएक्ट करते हो यार। वैसे अभी तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारी बहन के सामने तो तुम्हारी जुबानी खुल रही थी। ऋत्विक झुंझलाकर बोला, ओवर रिएक्ट? तुम्हारे लिए तो सब मजाक है। पता है सोनाली ने जब आकर कहा कि तुम सीमा के गांव गई हो, दी ने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि मुझे तो सब पहले से पता होगा, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आई वाज शॉक्ड। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे बता दो। अर्पिता बोली, जैसे तुम्हें बताते और तुम वहां जाने के लिए रेड कार्पेट बिछा देते हमारे लिए। उस दिन कमला दीक्षित मैम के कॉल के बाद तुमने मैटर क्लोज करने का जो फरमान सुनाया था वो भूल गए? ऋत्विक गुस्सा होकर बोला, कोई भी समझदार इंसान वही करता। एज अ बॉस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करना, और मैंने वही किया। फिर तुमने क्या किया? बिना बताए चली गई। वहां तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम? अर्पिता और भी ज्यादा गुस्से से बोली, तुमने बॉस वाली ड्यूटी निभा दी ना, बहुत बढ़िया किया। हम भी इंसान होने की ड्यूटी निभाने गए थे, नहीं जाते ना तो वो लड़की किसी रेड लाइट एरिया में मिलती। पर तुम्हें क्या, तुम और तुम्हारी बहन के लिए तो कंपनी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम ना हमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और हमारा टर्मिनेशन लेटर तैयार करो तुम तो। अर्पिता ने अपने पास वाली लाइट बंद की और चादर ओढ़कर लेट गई। ऋत्विक कुछ कहना चाह रहा था, इतने में अर्पिता फिर से बोली, हाँ वैसे रहने दो, इतनी मेहनत मत करो, हम ना खुद ही रिजाइन कर देंगे कल। कठपुतली बनकर हमसे काम नहीं होगा, परेशान हो गए रोज रोज के नाटक से। अर्पिता ने फिर से अपना मुंह चादर से ढक लिया। अर्पिता के सोने के बाद ऋत्विक बालकनी में गया और खुद से ही बातें करने लगा। अर्पिता कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम गलत नहीं हो लेकिन तुम्हारे तरीके गलत हैं। तुम्हें बस बिना सोचे समझे कुछ भी करना होता है। मुझे डर लगता है कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ तुम। और मुझे कितना हर्ट हुआ है ये जानकर कि तुमने मुझे ये सब शेयर करने के लायक नहीं समझा। दी सही है इस बार, मैं इस बार उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तुम्हें और दी में से एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भगवान आप ही रास्ता दिखाओ। अगले दिन ऑफिस जाने के लिए अर्पिता नीचे पहुंची तो मॉम बोली, तू कहाँ चल दी? अर्पिता बोली, ऑफिस आंटी। मॉम गुस्सा होते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, देख कैसे नीला हो गया है तेरी चोट के आसपास। आज तू रेस्ट कर,
कल जाना। अर्पिता ने कहा, आंटी पर शो वो तो करना पड़ेगा ना। सागरिका ताना मारते हुए बोली, "हाँ, जाने दो इसे मॉम, कर लेने दो इसे शो, फिर तो करने को मिलेगा नहीं। मॉम ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, फिर क्यों नहीं करने को मिलेगा? राज झट से बोला, मॉम दी का मतलब है टाइम नहीं मिलेगा, हमारे नए शोज भी तो आ रहे हैं ना, अब अर्पिता उनमें बिजी हो जाएगी, फिर टाइम निकालने में दिक्कत होगी इसे, इसलिए अभी जाने दो। मॉम अर्पिता की बलाई लेते हुए बोली, "हाँ, मेरी बहू सब मैनेज कर लेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये ना कर पाए। चल ठीक है बेटा, जा ऑफिस, पर एक शर्त है, दिन में 2 बार जूस पीना पड़ेगा, और कमजोरी लगे तो जबरदस्ती काम मत करना, रेस्ट करना, ओके? ऋत्विक, ध्यान रखना इसका।" ऋत्विक ने हाँ कहा और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अर्पिता खुद से बोली, बड़ा मजा आ रहा है ना इस नटचड़ी सागरिका को। बाबा जी, हमें लग रहा है ना कि आप तो शायद इसे जहरीली नागिन बनाने वाले थे, लेकिन गलती से इंसान बना दिया, क्योंकि ऐसे करेले जैसी बातें तो कोई इंसान नहीं कर सकता। ऑफिस पहुंचते ही अर्पिता ने अपना लैपटॉप ऑन किया तो आलोक मजाक में बोला, इतना जल्दी में अपनी वसीयत लिख रही है क्या? तेरा पति और बच्चे तो है नहीं, मेरा नाम डाल दे। अर्पिता हंसते हुए बोली, रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हैं, इसमें डाल दे तेरा नाम। आलोक जो अब तक मजाक कर रहा था, सीरियस होकर बोला, तू सच में जॉब छोड़ रही है क्या? अर्पिता बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दी। अर्पिता रेडियो मस्ती में जॉब छोड़ने का मन बना चुकी है और जल्द ही गौरव के घर भी लौटने वाली है। तो क्या ऋत्विक और अर्पिता का साथ बस यहीं तक था? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।